पुराने सीआरपीसी के समय में जब आप किसी विरोधी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाना चाहते थे और पुलिस केस का एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती थी, तो आपके पास सेक्शन 200 सीआरपीसी का रास्ता मौजूद रहता था। इसमें आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दाखिल करते थे, दस्तावेज लगाते थे और अपने आरोप के पक्ष में गवाहों की गवाही करवा देते थे। यदि इन सब से अपराध का होना दिखाई देता था तो मजिस्ट्रेट आरोपी को समन कर देते थे। लेकिन अब इस पुराने सीआरपीसी के कानून में परिवर्तन करके इसको नया सेक्शन 223 बीएनएसएस बना दिया गया है। इस सब से आरोपी को समन करना अब काफी कठिन हो गया है और मजिस्ट्रेट की शक्तियों में काफी ह्रास कर दिया गया है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि 200 सीआरपीसी में क्या परिवर्तन करके उसे 223 बीएनएसएस बना दिया गया है। आरोपी को समन करना अब कैसे बहुत अधिक कठिन हो गया है। तीसरा पॉइंट होगा कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां यह सब होने से कैसे क्षीण हो गई हैं। चौथा पॉइंट है कि इससे कैसे कंप्लेनेंट्स का दावा अब कमजोर हो जाया करेगा। पांचवा पॉइंट से अंतिम जो पॉइंट है कि इस सब के परिणाम स्वरूप कोर्ट्स में अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे मिलेगा। पुराने 200 सीआरपीसी में दो नए कानूनी बिंदु जोड़कर उसे नया सेक्शन 223 बीएनएसएस बना दिया गया है। पहला बिंदु तो यह है कि अब मजिस्ट्रेट केवल कंप्लेनेंट की शिकायत को पढ़कर, कागजात को देखकर, उसके गवाहों के एविडेंस पर यकीन करके अपराध का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने से पहले उस पक्ष को सुनना भी कंपलसरी हो गया है जो अभी मुकदमे की पार्टी नहीं बना है और जिसके खिलाफ हम प्रोसेस इशू करवाना चाहते थे। अब मुकदमे से बाहर का आदमी भी मुकदमे में आकर अपनी बात कह सकेगा। दूसरा पॉइंट जो 223 बीएनएसएस में जोड़ा गया है वह यह है कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन में पब्लिक सर्वेंट्स को दोहरी सुरक्षा दे दी गई है। हम इन दोनों परिवर्तनों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है। पहला परिवर्तन जो हुआ है उसमें आरोपी को सुनना, इससे पहले कि कोर्ट उसे समन करे, उस आरोपी को सुन लेना कंपलसरी बना दिया गया है। सेक्शन 223 बीएनएसएस में एक प्रोवाइजो को जोड़ दिया गया है। इसके अनुसार भावी आरोपी को सुने बिना कोर्ट कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकेगा। ध्यान दें कि सेक्शन 200 सीआरपीसी में केवल कंप्लेनेंट को सुनकर कॉग्निजेंस लिया जा सकता था और आरोपी को समन किया जा सकता था। अब बीएनएसएस कहता नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले उस आरोपी को भी बुलाकर सुनो जिसके खिलाफ आप समन करने वाले हो। सेक्शन 223 बीएनएसएस में अब कॉग्निजेंस से पहले उस आरोपी को सुनना लाजमी कर दिया गया है और इस तरह के नए प्रावधान पर कुछ लोग कहते हैं कि अब किसी भी फर्जी आधार पर किसी के खिलाफ भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकेगा। कोई व्यक्ति आरोपी बनने से पहले, जमानत ले लेने से पहले, मुकदमा शुरू होने से पहले अपना पक्ष कोर्ट को बता सकेगा। भावी आरोपी का पक्ष जानने के बाद ही कोर्ट समनिंग या कंप्लेंट को डिसमिसल करने का फैसला ले सकेगी। यह बदलाव भावी आरोपियों के लिए तो औसतन ठीक ही नजर आता है, लेकिन आप लोग कोर्ट में हमेशा ही आरोपी की तरह तो पेश नहीं होते हैं। कई बार आपको कंप्लेनेंट की तरह भी कोर्ट में जाना होता है। उस समय यह व्यवस्था आपको अनेक प्रकार से परेशान करने वाली है। कैसे परेशान करने वाली है इसको समझ लेते हैं। 223 बीएनएसएस इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि मजिस्ट्रेट उस भावी आरोपी को किस स्टेज पर सुनेंगे, किस प्रकार से सुनेंगे। डिस्चार्ज करवाने वाले पुराना जो 227 सीआरपीसी हुआ करता था, केवल उस तरह से उस आरोपी की मौखिक बात को सुनेंगे या उसके कागजात को रिकॉर्ड पर लेकर उनको पढ़कर उन पर अपना विश्वास टिका सकेंगे। कुछ भी इस सेक्शन 223 बीएनएसएस में नहीं बताया गया है। आरोपी को सुनने का यह आयोजन कितने दिन चलेगा इसकी भी कोई टाइमलाइन इस 223 बीएनएसएस में नहीं दी गई है। तो बीएनएसएस 223 प्रावधान तो देता है लेकिन अनेक प्रकार के कंफ्यूजन भी पैदा करता है। कुछ विद्वान जन कह रहे हैं कि सेक्शन 223 बीएनएसएस किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा लगता है जिसने कभी भी वास्तविक कोर्ट की न वर्किंग देखी है न उसका तरीका देखा है। 223 बीएनएसएस में कहीं भी नहीं लिखा है कि कॉग्निजेंस से पहले आरोपी को सुनने की प्रक्रिया क्या होगी, आरोपी को किस तरह से कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसे कोर्ट में
किस रूप में बुलाया जाएगा, जमानती को साथ लाना होगा या नहीं लाना होगा, वह जो भावी आरोपी है वह कैसे कोर्ट में आएगा, आरोपी के रूप में आएगा, सलाहकार के रूप में आएगा, एक्सपर्ट के रूप में आएगा या किसी और रूप से उसको बुलाया जाएगा। किसी भी देश के कानून में आप देख लीजिए, वहां केवल पक्षकारों को सुनने की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत के इस बीएनएसएस ने पक्षकारों के अलावा भावी पक्षकारों को, जो अभी पक्षकार नहीं बने हैं, उनको भी सुनने की एक अजीब सी व्यवस्था शुरू की है। यदि कोर्ट उस भावी पक्षकार को, भावी आरोपी को बुलावा भेजे और आरोपी समन्स की सर्विस के बाद भी कोर्ट में ना आए तो क्या किया जाएगा? इस पर बीएनएसएस बिल्कुल मौन है, कुछ भी बताया नहीं गया है। क्या उस आरोपी के, भावी आरोपी के ना आने पर भावी आरोपी की अनुपस्थिति में मामला सुना जाएगा, जैसे सिविल कोर्ट में एक्स पार्टी मामला सुनते हैं, या वारंट वगैरह के द्वारा उसे पकड़कर कोर्ट के सामने जबरदस्ती हाजिर किया जाएगा? फिर यदि आरोपी को सुनने के बाद कोर्ट प्रोसेस इशू करने का फैसला करता है तो क्या आरोपी की समन पूर्व उपस्थिति को कोर्ट के समन की सर्विस मान लिया जाएगा कि देखो वो तो आ चुका है और वहां रहता है, तो उसको सिर्फ कह दिया जाएगा भाई अगली तारीख से आप आकर इस प्रोसेस को ज्वाइन कर लें, या फिर उसे नए सिरे से उस पर सर्विस करवानी होगी? विद्वानों का यह मत सही लगता है कि नया सेक्शन 223 बीएनएसएस इतनी मुश्किलें पैदा करता है जैसे कि शरीर पर कोड़ निकलने के बाद उसमें खाज की बीमारी हो गई हो। समझ में नहीं आता कहां कहां और कैसे कैसे खुजलाया जाए। अगली दिक्कत यह आने वाली है कि इसमें अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग विधियां अपनाई जाएंगी। अब हर मजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में अपनी विधि चलाएंगे और यह सारा ठीकरा दोनों पक्षकारों के सिर पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि अब लिखित रूप से 223 बीएनएसएस में तो कुछ दिया नहीं गया है, तो जिसको यह जैसे समझ में आएगा वह मजिस्ट्रेट इसको उसी प्रकार से समझकर अपनी कोर्ट की प्रक्रिया को तय करेगा। विलंब होगा, तारीखों पर तारीखें पड़ेंगी। बीएनएसएस की इस चूक का सारा खर्चा दोनों पार्टीज की जेब से जाएगा। इस सेक्शन 223 बीएनएसएस में एक बुरे कानून के सब अवगुण मौजूद हैं। इसके रचयिता इसमें छिद्र छोड़कर दृश्य पटल से हट गए हैं। इसलिए अब हर कोर्ट अपने दृष्टिकोण से 223 बीएनएसएस के इन छिद्रों को भरने की कोशिश करेगा। जूरिस्प्रूडेंस के विद्यार्थी जानते होंगे कि जिस कानून में जज को जितनी अधिक व्याख्या करनी पड़ती है वह उतना ही बुरा कानून माना जाता है। अच्छा कानून सब कुछ जज के सामने लिखकर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इससे कोर्ट्स में बहुत करप्शन भी होने वाली है। ऐसा लगता है ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपियों के आधारहीन आर्ग्यूमेंट सुनने से, 223 बीएनएसएस के दिशाहीन विवादों में घुसने से ये मामले ज्यादा लंबे खींचने लगेंगे। पेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी, कोर्ट मामलों को सुनकर तय नहीं कर पाएंगे। जब किसी व्यक्ति को पता लगेगा कि उसे आरोपी बनाया जा सकता है तो वह बचने के लिए सारी संभव भागदौड़ करेगा। कोर्ट्स में अवैध लेन देन का एक और एटीएम लग जाने वाला है। कोर्ट्स में फैले भ्रष्टाचार को कौन नहीं जानता है। इस आधारहीन अतिरिक्त सुनवाई से भ्रष्टाचार हद दर्जे तक बढ़ जाने वाला है। भ्रष्टाचार का नियम होता है कि जहां जितनी अधिक अस्पष्टता है वह उतना ही ज्यादा वहां पर फैलता है। तो इस 223 सेक्शन बीएनएसएस ने तो सारी अस्पष्टताओं की हदों को तोड़ दिया है। यहां भ्रष्टाचार खूब फैलेगा, फूलेगा और दोनों पक्षों को बहुत परेशान करेगा। अनेक बार आपको पता नहीं चल पाता है कि सही कानूनी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और जो आपके वर्तमान वकील साहब कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या वह कानून के अनुसार नहीं है। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सभी मेंबर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रायल की व्यवस्था शुरू करवाई है। इसमें हम अपने सब मेंबर्स के पूरे ट्रायल पर कानूनी निगाह रखते हैं। जहां कहीं भी कुछ कानूनी विचलन होता है, अपने ट्रैक से अलग चलते हैं, आरोपी चलते हैं या उनके एडवोकेट चलते हैं, उनको सही कानूनी कदमों की जानकारी दी जाती है, सही विधि बताई जाती है। यदि आरोपी चाहते हो तो उनके एडवोकेट्स को भी कानूनी परामर्श दे दिया जाता है। इस नए बीएनएसएस में पब्लिक सर्वेंट्स को लगभग दोहरी सुरक्षा दी गई है। ये इसका दूसरा परिवर्तन है। पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ डाले जाने वाली कंप्लेंट्स को लेकर जो पहले सुरक्षा दी गई है भाग 1 में, जो कि सभी आरोपियों को सुनना होगा, इसके अलावा
कोई कंप्लेनेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के सरकारी काम को लेकर यदि अपनी शिकायत दाखिल करता है तो उस कंप्लेंट पर तब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि पहली बात पब्लिक सर्वेंट कोर्ट में आकर उस आरोप पर अपनी स्थिति स्पष्ट न कर दे। दूसरी बात तथा करके है ये तथा दूसरी बात उस पब्लिक सर्वेंट के किसी सीनियर अधिकारी द्वारा उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एक रिपोर्ट न भेजी गई हो। यानी कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यदि कोई शिकायत आप कोर्ट में लेकर आते हैं तो वहां पर सभी कामों के अलावा, आरोपी को सुनने के अलावा, दो बातें आपको अतिरिक्त करनी होंगी कि पब्लिक सर्वेंट से यह पूछना होगा कि भाई किन परिस्थितियों में यह कंप्लेंट आपके खिलाफ आई, और दूसरी बात पब्लिक सर्वेंट के किसी सीनियर अधिकारी द्वारा उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एक रिपोर्ट कोर्ट में आई होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट्स को मिली हुई यह सुरक्षा उस सुरक्षा के अतिरिक्त होगी जो आरोपी के रूप में सब आम लोगों को ऊपर बताए गए प्रोविजो के तहत मिली हुई है। लेकिन यहां भी वही समस्या दिखाई देती है कि इस प्रावधान को किसी सीखदड़ बाबू ने छाप कर लिख दिया है। पब्लिक सर्वेंट के ऊपर दी गई दोनों शर्तों के बीच में तथा लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि पहली शर्त भी पूरी हो तथा उसके बाद दूसरी शर्त भी पूरी हो। यह कोर्ट उसके पक्ष से संतुष्ट ना हो तथा उसका सीनियर अधिकारी उसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी फाइल करे। ये दोनों काम होने पर ही किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझकर देखते हैं। आप एक अस्पताल गए, वहां के एक डॉक्टर ने आपके साथ बदतमीजी कर दी। आप रोजाना इसको देखते ही हैं, तो कुछ भी करके आप उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठा पाएंगे। यदि वह अपने बॉस को खुश रखता है तब तो कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जब तक उसका सीनियर उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो कोर्ट उसके खिलाफ कॉग्निजेंस लेने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस तरह एक कोर्ट एक सरकारी उच्च अधिकारी की रिपोर्ट का मोहताज बना दिया गया है। जब तक यह रिपोर्ट नहीं आएगी मजिस्ट्रेट साहब की शक्ति 10 पैसे का काम भी नहीं कर सकेगी। केवल मजिस्ट्रेट साहब की कानूनी शक्ति को ही कम नहीं किया गया है, बल्कि इन सरकारी बाबुओं को भी पूरा अभयदान दे दिया गया है। अब क्या किसी गलती करने वाले डॉक्टर, एमसीडी, डीडीए के कर्मचारी, दफ्तरों के बाबू, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी दफ्तर और दूसरे विभागों में काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट्स क्या अपने आप कानून के दायरे से बाहर नहीं चले गए हैं? क्या कोई मजिस्ट्रेट उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन ले सकता है, सबूत होने के बावजूद भी, शिकायत होने के बावजूद भी और गवाहों की गवाही होने के बावजूद भी? अब मजिस्ट्रेट इन पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ ना कॉग्निजेंस ले सकता है, ना कोई दूसरा कानूनी कदम उठा सकता है। जो लोग वास्तव में इन सरकारी लोगों से परेशान हैं, वे अब इनका कुछ भी न बिगाड़ पाएंगे। तो सवाल है कि इसका एक सही समाधान क्या हो सकता था? 223 बीएनएसएस में किए गए फूहड़ परिवर्तनों के स्थान पर यदि मजिस्ट्रेट को अपने समनिंग ऑर्डर को आरोपी के आने पर नए मटेरियल के प्रकाश में पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति दे दी जाती तो न केवल सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ता, बल्कि सीआरपीसी में मौजूद रही एक कानूनी भूल को सुधारा जा सकता था। अभी मजिस्ट्रेट अपने समनिंग ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि नए मटेरियल के प्रकाश के आने के बाद मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दे दी जाती कि वे अपने समनिंग ऑर्डर की पुनर्समीक्षा कर सकें, तो इससे सारा काम बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता। आरोपी अपनी बात समझा सकता था, समनिंग ऑर्डर को सुधारा जा सकता था और ये जो कानूनी प्रक्रिया की तमाम उबड़ खाबड़ समस्याएं विकसित हुई हैं, इनसे बचा जा सकता था। लेकिन इसके लिए यह जरूरी था कि सरकार सीखदड़ बाबुओं के हाथों में कानून बदलवाने से बचती और अनुभवी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ती। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुँचेगी। हम पहुँचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org।
इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेट से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।